गिरीश और अनन्या का इकलौता लाडला बेटा है पीकू सान्याल। इस साल पीकू का हाई स्कूल हुआ। चौथी कक्षा तक वो बिल्कुल शांत, विनम्र और क्लास में फर्स्ट आता था। मगर कनकदेंगी उच्च विद्यालय में 2 दिन गुजरते ही धीरे धीरे उसके एक पूंछ निकलनी शुरू हो गई। पहले फिर भी समय का पाबंदी था, मगर अब समय की परवाह किए बगैर वो शाम 7:30 बजने के बाद ही घर लौटता है। अचानक एक दिन आधी रात पीकू के घर से एक दर्द भरी चीख सुनाई दी। सभी घर वाले पीकू के रूम की तरफ दौड़ पड़े और वहां पहुंचकर जो उन्होंने देखा वो किसी ने सोचा भी नहीं था। पीकू, ये आधी रात को तू इस तरह से क्यों चिल्ला रहा है? मास्टर जी ने पीटा। मास्टर जी? कौन से? क्यों? जिसे आप लोगों ने मेरे लिए रखा है, अनिंदा बासु। यहीं पर है, यहीं पे तो बैठा हुआ है। दिखाई नहीं दे रहा है क्या आप लोगों को? कौन? कहाँ बैठे हुए हैं? तुम्हारे पास तो मुझे कोई भी दिखाई नहीं दे रहा है। और उससे भी बड़ी बात ये है कि हमने तुम्हारे लिए तो कोई ट्यूशन टीचर रखा ही नहीं है। तुम किसकी बात कर रहे हो पीकू? अरे अजीब बात है, यहाँ पर इतना बड़ा इंसान हाथ में इतना बड़ा डंडा लिए मेरे बगल में बैठा है। मुझे देख के जोर जोर से हंस रहा है। आप लोग उसे देख भी नहीं पा रहे हो? नहीं पीकू, नहीं, यहाँ पर तो कोई भी नहीं है। ये सब तुम्हें गलत फहमी हो गई है। रात बहुत हो चुकी है पीकू। लाइट बंद कर दे रहा हूँ, चुपचाप सो जाओ। लगातार 3 बार मेरे हाथ पे डंडे पड़े। मुझे चिढ़ाकर राक्षस जैसे हंसने लगा, और फिर भी ये सब मेरी गलतफहमी। रात के वक्त पीकू के घर में उसके मम्मी पापा दरवाजा बंद करके चले गए। तभी एक बूढ़ा आदमी हाथ में डंडा लिए उसके पास आके बैठ जाता है। कोई गलतफहमी नहीं है बेटा, सब सच है, बिल्कुल साफ साफ सच है। मेरे मम्मी पापा को तो मेरे लिए कोई ट्यूशन मास्टर नहीं दिख रहा है। फिर आप कौन हैं और आखिर आप उन्हें क्यों दिखाई नहीं दे रहे हैं? बताऊंगा, एक एक करके सब बताऊंगा। मगर उससे पहले अच्छे बच्चे की तरह स्कूल के सारे होमवर्क को फटाक से खत्म कर दो। अरे लेकिन कल तो संडे है, स्कूल नहीं है। मुझे पूरा दिन मिलेगा होमवर्क करने के लिए। अभी मुझे बहुत नींद आ रही है, कृपया मुझे थोड़ा सोने दीजिए ना। कोई सवाल ही नहीं उठता। चलो पीकू, चुपचाप गणित के सवाल सुलझाओ, नहीं तो तुम मुझे जानते ही हो। नहीं, करता हूँ। लेकिन आप अगर अपनी पहचान थोड़ी बता दें तो, मतलब एक अनजान आदमी के पास मैं शांति से कैसे पढ़ सकता हूँ? ऊपर से वो किसी दूसरी दुनिया का रहने वाला हो और अपने बारे में मुझे कुछ बताए भी नहीं कभी। ठीक है, सुनो फिर। नाम तो मैं पहले ही बता चुका हूँ, एक और बार बता देता हूँ। अनिंदा बासु, गणित का मास्टर। और बता दूं कि पिछले 7 साल से मैं इसी घर में रह रहा हूँ। 4 साल जिंदा यानी मनुष्य योनि में, और 3 साल परलोक वासी बनकर यानी प्रेत योनि में, आत्मा बनकर। हो गई बातचीत, अब चलो सवाल जवाब सुलझाओ। अगले दिन शाम को शिबू और पोचा खेलने के लिए पीकू को बुलाने आए। आसपास कहीं भी अनिंदा बाबू ना होने के कारण मम्मी को बोल के पीकू झटपट बाहर निकल आया। क्या रे पीकू, क्या हुआ है तुझे? सुबह से एक बार भी बाहर नहीं निकला, क्या हो गया तुझे? हमने तो लुका छुपी खेली, पहाड़ पानी, किटकैट और न जाने कितना कुछ खेल लिया। और बता, तबीयत ठीक है तेरी? मैं एक बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गया हूँ शिबू, पोचा। मुसीबत? क्या कहा? कैसी मुसीबत? पिछले 2 दिन से एक मास्टर जी मुझे सुधारने के लिए दिन रात पीछे ही पड़ गए हैं। हाँ तो इसमें दिक्कत क्या है? पढ़ाई लिखाई करना तो अच्छी बात है। दिक्कत यह है कि वो मास्टर जी इंसान नहीं है, भूत है। भूत? हाँ,
भूत अनिंदा बासु, गणित के शिक्षक, कह रहे हैं कि पहले हमारे ही घर में रहते थे। हे भगवान! अरे पीकू भाई, सोच ले, अब तेरे मौज मस्ती के दिन खत्म हुए। अनिंदा बासु पहले हमारे ही स्कूल के गणित और विज्ञान के मास्टर थे। हर वक्त हाथ में लंबा डंडा लिए घूमते थे। कोई अगर थोड़ा सा भी बिगड़े तो उसे बहुत जोर के डंडे पड़ते थे। शटाक! एक दिन दोपहर के वक्त अपने ही घर में हार्ट अटैक के कारण उनका देहांत हो गया। स्कूल के एक हिस्से में शोक सभा हुई और दूसरे हिस्से में पार्टी। जो भी हो, उनके हाथ से हम बच गए। मगर इतने साल बीत जाने के बाद आखिरकार तुझे ही फंसना था। अब क्या करें? तुम दोनों मुझे बचाओ। शिबू, पोचा, मुझे पक्का यकीन है उस मछलीखोर चुड़ैल की तरह इस भूतिया मास्टर जी को भी आप दोनों ही भगाएंगे, जरूर भगाएंगे। देख पिकू, पिछली बार उस मछलीखोर चुड़ैल के पैर देखकर उसे पहचान लिया था, मगर इस बार पैर तो दूर की बात, हम मास्टर जी का एक बाल भी नहीं देख पाएंगे। उसे सिर्फ तू ही देख पाएगा, क्योंकि वो सिर्फ तुझे ही दिखाई देते हैं। इसलिए जो करना है तुझे ही करना है। हम ज्यादा से ज्यादा तुझे तरीका बता सकते हैं। ठीक है, बताओ अब मुझे क्या करना पड़ेगा। अच्छा पीकू, अनिंदा मास्टर जी ने तुझे ये बताया है कि आखिर अब तक उन्हें मुक्ति क्यों नहीं मिली? आज रात जा और पता लगा क्या, उसके बाद हमारे पास आना। और एक बात, ये मास्टर जी थोड़े सनकी टाइप के हैं और इनसे ज्यादा छेड़छाड़ मत करना। जो भी बोलेंगे चुपचाप सुनते रहना, वरना ये फिर पीटेंगे। अभी चल खेलते हैं, आजा। उसी रात को पीकू के घर पर पीकू गणित सुलझा रहा है। अच्छा सर, आप तो मर चुके हो तकरीबन 3 साल पहले, मगर आपको आज तक मुक्ति क्यों नहीं मिली? मरने से पहले मेरी एक आखिरी ख्वाहिश थी कि मेरे बेटे तीनों को एक बार देख लूं, मगर बेटा बहुत व्यस्त इंसान था। ऑफिस से उसको छुट्टी नहीं मिली। मरने के बाद गांव वालों ने मेरा अंतिम संस्कार किया और मेरी देखभाल करने वाले कर्मचारी रतन ने ही मेरा चिता में अग्निदान किया। आज ठीक 3 साल 9 महीने और 11 दिन बीत गए हैं, मगर एक बार के लिए भी मेरा बेटा इस घर में वापस नहीं आया है। जब तक उसे एक बार नहीं देख लूंगा, मेरी आत्मा को तब तक शांति नहीं मिलेगी। लेकिन आपके बेटे ने तो ये घर हमें बेच दिया है ना, फिर वो यहाँ पर दोबारा क्यों ही आएगा? कब क्या बेच दिया? तब क्या मैं आत्मा बनकर हमेशा इसी घर में भटकता रहूंगा? नहीं, कभी नहीं। आप एक काम करिए, आपके बेटे का पता मुझे दीजिए। मैं आपको वादा करता हूँ कि आपके बेटे को एक बार इस घर में वापस जरूर लाऊंगा ही। इसके ठीक 10 दिन के बाद उसी दिन सुबह सुबह दिनेश बासु उर्फ अनिंदा सर का इकलौता बेटा अपनी पत्नी के साथ आकर मौजूद हुआ, वो भी पीकू के घर में। पिछले हफ्ते ही अपने पापा को कह के उसे घर बुला लिया था। वजह एक ही थी, अनिंदा सर की मुक्ति। शिबू और पोचा भी आए हुए थे अनिंदा सर को आखिरी बार के लिए अलविदा कहने। हाँ मिस्टर सान्याल, अब मुझे बताइए कि क्या दुविधा हो गई है? असल में मुझे तो कोई दुविधा नहीं है। दुविधा तो मेरे बेटे को है। तो अब बोलो बेटा। असल में सच कहूँ तो दुविधा मुझे भी नहीं है। देखिए दिनेश अंकल, दुविधा तो आपको और आपके पिताजी को है, जिसे दूर करने के लिए ही आज इतनी दूर से आपको यहाँ पर बुलाया गया है। इसके बाद पिछले 2 हफ्तों में जो कुछ भी हुआ वो सब कुछ बता देता है। उसके बाद दिनेश अंकल का हाथ पकड़ के वो अपने घर के अंदर लाता है। दिनेश अंकल और उनकी पत्नी को अपना कमरा दिखाता है। कमरे के सारे दरवाजे खिड़कियां बंद कर देता है। उसके बाद आंख बंद करके पीकू उन्हें बुलाने लगा। सर आइए, मैं दिनेश अंकल को यहाँ पे ले आया और मैंने अपना वादा पूरा कर दिया है, और उनके साथ साथ आपकी बहू भी आई है। क्या हुआ सर, आइए ना। अचानक दिनेश की आंखें पीकू की डेस्क पर जाती है और वो बोलते हैं कि
अब पिताजी नहीं आएंगे पीकू। मुझे लगता है कि मुझे चुपके से देखते ही उन्हें मुक्ति मिल गई होगी। देखो तुम्हारे पढ़ने की टेबल पर क्या क्या लिखा हुआ है। जब पीकू ने मुड़कर टेबल पर देखा तो वहाँ एक कागज़ पर कुछ लिखा था मार्कर से कि मास्टर जी कुछ लिख कर गए। बहुत बहुत शुक्रिया, तुम खुश रहना, तुम्हारा अनिंदा सर। आओ भाई साहब, जरा नोट बदल दीजिए। देखिए ना, इस नोट पर लाल रंग का एक दाग लगा हुआ है। नोट वापस लेकर तन्मय ने देखा कि उस पे सच में एक लंबा दाग है। कहीं खून का तो नहीं? मुझे माफ कर दीजिएगा भैया, मैंने ध्यान नहीं दिया। तन्मय ने पर्स से दूसरा नोट निकालकर दुकानदार को दे दिया। सामान लेकर तन्मय बाजार से अपने घर की तरफ चला गया। तभी दिनेश भी उसी तरफ बहुत परेशानी की हालत में जा रहा था। दिनेश, इतनी परेशानी में कहाँ जा रहा है तू? हाँ, मैं तेरे ही घर जा रहा था यार, मुझे कुछ पैसों की जरूरत थी, तू दे देगा ना? पिछले कुछ दिनों से माँ बहुत बीमार है तन्मय, डॉक्टर के पास लेकर जाने के भी पैसे नहीं है। क्या हुआ है उनको? वही तो समझ नहीं पा रहा हूँ, लेकिन डॉक्टर ने कहा है कि उन्हें ब्रेन ट्यूमर हो गया है। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा कि अब मैं क्या करूँ। ये बताते हुए दिनेश का गला कांप गया। ब्रेन ट्यूमर? हाँ ठीक है, तू चल मेरे साथ मेरे घर चल। दो दिन पहले तन्मय एक पेंटर है। अपने ही घर में बने स्टूडियो में बैठ के वो एक पेंटिंग बना रहा था। तभी डोरबेल बज के एक आवाज आई। उसने दरवाजा खोला और देखा कि एक सज्जन व्यक्ति हाथ में एक अटैची बैग लेके खड़े हुए हैं। जी कहिए। क्या ये मिस्टर तन्मय सन्याल का घर है? हाँ, मैं ही तन्मय सन्याल हूँ, कहिए। नमस्ते, दरअसल मैं आपसे अपनी एक पेंटिंग बनवाना चाहता हूँ। आइए अंदर आइए। वो आदमी घर के अंदर आने के बाद अपना चश्मा नहीं उतारता। तन्मय उनको बैठने के लिए कह के 2 कप चाय ले आता है। चाय लीजिए, बताइए आपको कैसी पेंटिंग चाहिए? मुझे एक पोर्ट्रेट टाइप की पेंटिंग बनवानी है, लेकिन मेरी एक शर्त होगी। आपको वो तस्वीर दिन में नहीं, सिर्फ रात को बनानी होगी। रात में क्यों? दिन में भी तो बना सकता हूँ, क्या दिक्कत होगी? कुछ दिक्कत है तभी तो। वो सब आप छोड़ दीजिए। आप हर रात को पेंटिंग बनाएंगे। जितनी रात आप पेंटिंग बनाएंगे, आपको मैं पूरे 100 रुपये आपको मैं बख्शीश के रूप में देगा। आपको ठीक रहेगा, है ना? और आप कहेंगे तो मैं इस रकम को आपके लिए बढ़ा भी सकता हूँ। लेकिन एक बात है। क्या बात है? ये पूरा मसला आप और मेरे ही बीच में रहेगा, सिर्फ किसी को भनक तक नहीं लगनी चाहिए। तन्मय ने कुछ देर सोचा। बहुत ही अद्भुत प्रस्ताव था, लेकिन हर दिन 100 रुपए का नोट इनाम में और पूरा काम करने के बाद अलग से पैसे, और अभी कोई एग्जीबिशन ना होने की वजह से वो परेशान था। तभी ये प्रपोजल आया। बहुत सोच समझ के तन्मय ने इस प्रस्ताव को हाँ कह दिया। मैं राजी हूँ, लेकिन एक शर्त मेरी भी है। तन्मय की शर्त सुनकर वो सज्जन राजी होकर चले गए। तन्मय दरवाजा बंद करके कैनवास की तरफ ध्यान देता है। 2 दिन तक वो सज्जन वहां नहीं आया और तीसरे दिन
वो आ गया। उन्होंने सफ़ेद कुर्ता और सफ़ेद ही पजामा पहना हुआ था। उस आदमी ने कहा, आज से ही आप अपना काम शुरू कर दीजिए। आज से ही हर दिन मैं आपके पास में बैठूंगा और जाते वक्त आपको, जैसा मैंने कहा था, 100 रुपये की बख्शिश देते जाऊंगा। आप बैठिए, मैं सामान ले आता हूँ। थोड़ा जल्दी कीजिए, नहीं तो मुझे फिर वापस जाना होगा। तन्मय अचंभित हुआ। वो आदमी बहुत ही रहस्यमय था। आप बिल्कुल परफेक्ट मॉडल हो, नहीं तो इतने टाइम ऐसे बैठे रहना आसान नहीं है। मैंने आपको एक बार भी पल के झपकाते भी नहीं देखा है। पूरे दिन तो बस ऐसे ही बैठा रहता हूँ मैं, तो अब मुझे आदत हो गई है। आप क्या करते हैं? मैं भी आप ही की तरह तस्वीरें बनाता था। अब नहीं बनाते हैं आप? नहीं, अभी तो मुझे बिल्कुल वक्त नहीं मिलता है। आज जाता हूँ, मैं कल रात फिर आऊँगा, ठीक है? इतना कहकर वो सज्जन उठे और अपने गंतव्य की ओर चले गए। वर्तमान समय। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद भाई। पैसा ना मिलता तो माँ का क्या होता। इस सब के बारे में बाद में सोचना। जाके माँ को डॉक्टर को दिखा, अगर कुछ जरूरत हो तो बता देना। अरे देख तो तन्मय, इस नोट पर लाल रंग का कुछ लगा हुआ है। तन्मय 100 रुपये का नोट हाथ में लेता है और देखता है कि ये सच में दुकानदार से वापस लिया गया नोट जैसा ही है। वो हैरान हो जाता है। अरे, उस आदमी ने मुझे ये नोट दे दिया। तन्मय को तुरंत याद आता है कि दुकानदार का पैसा भी उस रहस्यमय आदमी का ही पैसा है। आज खत्म हो जाएंगी ना तस्वीरें? अगर ज़रूरत पड़ी तो आज पूरी रात काम कर सकते हैं। मैं कल से नहीं आ पाऊंगा यहाँ। क्यों? वो मुझे अब और नहीं आने देंगे। तस्वीरें आज ही खत्म होनी चाहिए। वैसे आपने मुझे जो 100 रुपये का नोट दिया था उन पर तो लाल रंग का दाग लगा हुआ था। हाँ, वो तो खून के निशान है। खून? तन्मय ने फिर सज्जन की ओर देखा। तन्मय को वो आदमी अब कुछ जाना पहचाना सा लग रहा था, क्योंकि वो सज्जन इन दिनों आए हुए थे। लेकिन आज उसे देखकर ऐसा नहीं लगा कि ये आदमी उससे पहले से जानता हो। इन चंद पलों में कैनवास पर सज्जन की छवि अचानक ही बदली हुई लगती है। सफ़ेद कुर्ते और पाजामे में शांत चेहरे की जगह अब एक गंभीर चेहरा नजर आ रहा था, जिसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान थी। अब तो पहचान लिया ना तुमने मुझे। आप अब मेरा मतलब है कि आप यहाँ क्या कर रहे हैं? मतलब तुमने पहचान लिया। मेरी बनाई तस्वीरें खुद के नाम से मशहूर कर रहा है ना? और मैं खाना ना खाने की वजह से डूब गया और मर गया था, तुझे पता है? वैसे क्या होगा अगर तू मेरे नाम पर मेरी तस्वीरें सबको दिखा देगा तो बता। मुझे माफ़ कर दो, मैं लालच में अंधा हो गया था, इसीलिए तुम्हारी तस्वीरें चोरी। सिर्फ 100 रुपए में ही मैं ये तस्वीरें बेचते बेचते देखा ना तूने, खत्म ही हो गया था मेरे भाई। एक दिन खून खत्म हो गया और मुझे अपना खून 100 रुपए में बेचना पड़ा। मेरी तस्वीर देखते तो मैं इस तरह नहीं मरता। मैंने बहुत गलत किया, मुझे माफ़ कर दो। सज्जन खड़े हो गए और तन्मय की ओर बढ़े। तन्मय की सारी बातें याद है। ये उनका दोस्त है सुधीर। कभी दोनों ने मिलकर कितनी तस्वीरें बनाई थी, और वो आज अपनी तस्वीर से ही सब कुछ है। सॉरी, खुद की नहीं,
चोरी की हुई। सुधीर का चेहरा बहुत बदल गया। वो हंसता मुस्कुराता चेहरा गुस्से में बदल गया। ये उसका दोस्त था सुधीर। छोड़ दो मुझे, छोड़ दो। अचानक ही तन्मय का फोन बजा। दिनेश का कॉल था। हेलो दिनेश, मुझे बचा, वो वापस आ गया। मुझे बचा ना दिनेश, वो आ गया, मुझे बचा ले दिनेश। कौन वापस आ गया? सुधीर। लेकिन सुधीर, मैंने उसकी तस्वीरें चुराई थी, इसलिए। थोड़ी देर बाद दिनेश और संतोष तन्मय के घर आते हैं। आकर देखते हैं तो पूरे घर में 100 के नोट फैले हुए थे। नोट लाल रंग से रंगे हुए हैं। उन्होंने एक कैनवास पहना हुआ है। इस पर दोनों की तस्वीर हाथ से बनाई गई है। एक सुधीर है और दूसरा घर का मालिक तन्मय है। ये क्या, चारों तरफ इतने सारे नोट कहाँ से आ गए? और तन्मय कहाँ है? वो रहा तन्मय का फोन तो, लेकिन तन्मय। तुझे पक्का यकीन है कि उसने इसी रूम से कॉल किया था? अरे वो क्या है? संतोष ने कलर ब्रश हाथ में लिया, जिसमें से टप टप करके लाल रंग गिरने लगा। वो लाल रंग कुछ खून जैसा लग रहा था।